Hello everyone, I'm Dheeraj Kharbanda, Chartered Accountant by profession, DISA qualified, MBA Finance and BCom Honors from Delhi University. I welcome you all in ADA 24/7. मैं आप लोगों के साथ RAS मेंस के अकाउंट सब्जेक्ट को शेयर करूंगा। बच्चों, अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटेंसी में सबसे पहले हमें बेसिक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम के क्वेश्चंस यहीं पर डिस्कस किए जाएंगे, आंसर राइटिंग सब कुछ यहीं पर डिस्कस की जाएंगी, हर चीज आपको मिल जाएगी, बट आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास में ध्यान से समझना है और कंटिन्यू रखना है। अब चलते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्लाइड पर क्या लिखा है बच्चों? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंटिंग में हम करते क्या हैं? अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। बेसिकली आप जो भी डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैं कोई प्रोडक्शन करता हूं, तो यहां पर मेरे बिजनेस में मैं क्या लेकर आऊंगा? मैं रॉ मटेरियल लेकर आऊंगा, फिर हम उसे कन्वर्ट करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस में, और अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट, जिसे हम मार्केट में बेचेंगे। तो बेसिकली यहां पर देखिए आप, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन वर्ड का मतलब होता है जो भी आप अपने बिजनेस में डीलिंग्स कर रहे हैं, जो भी आप डील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप सामान लेकर आए, तो आपने अपने वेंडर के साथ, जिससे आपने सामान लिया है, उसके साथ एक डील करी कि मैं आपसे ये सामान परचेज करूंगा और इतना प्राइस आपको पे करूंगा। ऐसे ही जब मैं सामान को बेचूंगा, तो मेरा जो, जिसको मैंने सामान दिया है, मैं अगर सेलर हूं, तो जो मेरा बायर है, बायर मेरे बीच में भी एक अग्रीमेंट हुआ है कि मैं आपको ये सामान इस प्राइस पर बेचूंगा और आप मुझे इतना अमाउंट पे करेंगे। तो ध्यान रहे, यहां पर हम ट्रांजैक्शन, हाउस होल्ड ट्रांजेक्शन्स की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी घर की ट्रांजेक्शन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। और वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जिन्हें हम फाइनेंशियल टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दिल टूट गया और आपने कहा सर इसे हम कैसे रिकॉर्ड करें। बच्चों, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, यहां पर कोई मॉनेटरी मैटर इन्वॉल्व नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो जहां पर भी फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व होगा और वो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड होगी, उसे हम नोट करेंगे। अब सोचिए, आप अपने घर का फर्नीचर बेच देते हैं, तो क्या आप ये बिजनेस कर रहे हैं? क्या ये आपका डेली का काम है? नहीं, ये हमारा डेली का काम नहीं है, तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट वही अगर कोई फर्नीचर की शॉप वाला फर्नीचर बेचता है, तो उसके लिए ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो हमें समझना होगा एक एक शब्द को। यहां पर हमें जो ट्रांजैक्शंस, जो कि मॉनेटरी वैल्यू में रिकॉर्ड की जाती हैं, और वो भी हमारे बिजनेस में, हमारे जो नेचर ऑफ बिजनेस है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आई रिपीट द लाइन, मैं दोबारा से बोलता हूं, जो भी हम अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, और उन्हें हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो आइए जरा यहां पर क्या लिखा है, इसे हम रीड करते हैं। एन इवेंट इन्वॉल्विंग एक्सचेंज, एन इवेंट इन्वॉल्विंग एक्सचेंज of something having monetary value between two or more entities. Such transaction is capable of change in the financial position of both the parties involved in transaction. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने सामान खरीदा है, तो मैंने पेमेंट की है, मेरे यहां से मेरा अकाउंट बैलेंस माइनस हो रहा है, और जिसे मैंने पेमेंट की है उसका अकाउंट बैलेंस प्लस हो रहा है। तो देखिए, दोनों पार्टीज की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है। वहीं अगर बात करूं कि मैंने आगे सेल किया है, तो मेरे यहां सामान आ रहा है, और मतलब मेरे यहां पर पेमेंट आ रही है, और मैंने सामान दिया है। अब समझिए जरा, पेमेंट आ रही है तो मेरे जो बुक्स हैं, मेरा जो बैंक बैलेंस है वो प्लस हो रहा है, और जिसे मैंने सामान दिया है उसका बैंक बैलेंस माइनस हो रहा है। तो यहां पर समझिए, दोनों पार्टीज की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है। तो
तो यही होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन, जहां पर हम बिजनेस रिलेटेड डीलिंग करते हैं और जहां पर दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है उसे हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। आइए जी, एक टर्मिनोलॉजी हमने क्लियर कर ली है, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के फीचर्स क्या होते हैं? आइए जरा, सब बातें आपको मैं बता चुका हूं। नंबर 1, कंसर्न्ड विद मनी और मनीज वर्थ। या तो आप पैसा देंगे या पैसे के इक्विवेलेंट कुछ आप सामान देंगे। गोल्ड हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, जो भी मनी की वर्थ में जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं वो यहां पर हम एक्सचेंज में कंसीडरेशन में रख रहे हैं। कंसीडरेशन का मतलब होता है बदले में क्या मिला है, समथिंग इन रिटर्न, जिसे हम बोलते हैं क्विड प्रो क्यू। आगे चलते हैं। अराइज आउट ऑफ ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बच्चों, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात कर रहे हैं। गुड्स और सर्विसेज हम बोथ की बात कर रहे हैं। समझना होगा यहां पर हमने क्या लिखा है, ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैसे निकल कर आ रही है। अराइज का मतलब कैसे निकल कर आ रही है, या तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं या हम एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या चीज कर रहे हैं? गुड्स और सर्विसेज। बच्चों, ट्रांसफर एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ट्रांसफर में क्या क्या आता है? ट्रांसफर में आता है सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन और कन्वर्जन ऑफ पर्सनल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि ट्रांसफर में आती है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, जो भी हमारे यहां से गया और बदले में जो आया। बात समझ में आई? सिंपल सा ट्रांसफर का मतलब। कैपेबल ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल स्टेट, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एक ट्रांजैक्शन से हमारी फाइनेंशियल स्टेट, हमारा बैंक बैलेंस या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। आगे चलते हैं। इट हैज इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है ये आपको समझ में आएगी थोड़ा सा जब हम आगे चलेंगे, जब हम और टर्म्स को क्लियर करते चलेंगे आपको ये चीज समझ में आ जाएंगी। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कैपिटल क्या होती है? बच्चों, अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो होती है कैपिटल, जिसे आप बोलते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड। ये नहीं है कि आप 100% फंडिंग बैंक से ले आएंगे। 100% फंडिंग बैंक नहीं देगा जब तक वो ये नहीं देखेगा कि मालिक ने कितना पैसा लगाया है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है कैपिटल। किसी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अगर आपने छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, या कोई भी बैंक आपको लोन देने जा रहा है या आप कहीं से भी मार्केट से फंडिंग लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले यह देखा जाएगा कि आपने अपना खुद का पैसा कितना लगाया है। बात समझ में आ रही है? आपने अपना खुद का पैसा कितना लगाया है। तो यहां पर कैपिटल का मतलब क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ मनी और मनीज वर्थ इन्वेस्टेड बाय, किसने लगाया है बच्चों? यहां पर देखिए, ओनर, जिसे हम मालिक बोलते हैं, ऑफ अ बिजनेस इन द फर्म। जो उसने अपने बिजनेस में खुद का लगाया है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। और इस कैपिटल के बदले वो बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करेगा, वो क्या सोचेगा कि मुझे बदले में क्या मिलेगा जी? कैपिटल के बदले इसे बदले में मिलता है इंटरेस्ट। आगे चलेंगे, सब चीजें आपको क्लियर होंगी। आगे चलते हैं। द कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस और फर्म टूवर्ड्स इट्स ओनर। अब सोचिए, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए बच्चों, एक बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल ABC पार्टनरशिप फर्म। क्या है जी? ABC पार्टनरशिप फर्म। ABC पार्टनरशिप फर्म है बच्चों जिसमें पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं यहां पे, एक है A, एक है B और एक है C। इन तीनों ने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की है, इन तीनों ने क्या इन्वेस्ट की होगी जी? कैपिटल। इन तीनों ने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की है, इसके बदले इन्हें बदले में कुछ मिलेगा जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं? इंटरेस्ट। अब सोचिए,
अगर मैंने पार्टनरशिप फर्म को पैसा दिया है, आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। अगर हम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पार्टनरशिप फर्म एक अलग आइडेंटिटी है और एक इंडिविजुअल जो कि पार्टनर है वो एक सेपरेट एंटिटी है। अब मैं बीइंग एन इंडिविजुअल, मैं हूं मिस्टर ए, मैंने एक पार्टनरशिप फर्म में जो कि एबीसी पार्टनरशिप फर्म है वहां पर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, कैपिटल लगाई है। तो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए बच्चों, उसे ये पैसा मुझे वापस लौटाना है या नहीं लौटाना है। इन केस मैं बोलता हूं कि मुझे पार्टनरशिप फर्म से बाहर निकलना है, मुझे रिटायर होना है, तो मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा ना। तो समझिए, जो पैसा फर्म को या बिजनेस को अपने कौन इन्वेस्टर्स, जिसे हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, पार्टनर्स को वापस करना है, उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, और जिसे हम बोलते हैं लायबिलिटी ऑफ अ फर्म। तो इसीलिए यहां पर लास्ट लाइन में लिखा है कैपिटल जो कि इन्वेस्ट की है वो लायबिलिटी है, किसकी, बिजनेस की या फिर फर्म की, किसके प्रति, किसे वापस करना है, टुवर्ड्स इट्स ओनर्स। बात समझ में आई? अभी तक हमने तीन चीजें क्लियर की हैं। एक हमने किया है बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर हमने किया है फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर हमने थर्ड किया है कैपिटल क्या होती है। आइए जी आगे चलते हैं। बच्चों ड्राइंग्स क्या होती हैं, एक एक करके हम सभी चीजों को क्लियर करते चलेंगे। आपके एग्जाम में 2 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। जो भी एग्जाम के क्वेश्चन होंगे हम सब के सब क्लास में कवर करने वाले हैं। कोई आंसर राइटिंग में 2 नंबर में कुछ अलग से नहीं लिखना है, किसी भी चीज की या तो डेफिनेशन आएगी या फीचर्स आएंगे, तो वो सब चीजें आपके सामने क्लास में यहां पर मैंने रख दी हैं। तो एक बारी आप सभी बच्चे रीड करेंगे यहां पर ड्राइंग के बारे में क्या लिखा है। एनी टाइप ऑफ विड्रॉवल। अब सोचिए, मैं बिजनेस में, मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप है। क्या है जी? सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जब मैं अपने बिजनेस का इकलौता मालिक हूं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उनकी दुकान है या वो कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर मिस्टर राम अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो वो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। अब अगर मिस्टर राम उसी पैसे से बिजनेस के खर्चे कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बट अगर उस पैसे से कुछ पर्सनल काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के अकाउंट से, बिजनेस के बैंक अकाउंट से आपने अपने बच्चों के स्कूल की फीस पे कर दी, आपने अपनी वाइफ को कपड़े दिलवा दिए, आपने अपने बच्चों को शॉपिंग करा दी, इसका मतलब आपने क्या किया, बिजनेस के पैसों को पर्सनल यूज कर लिया। तो मतलब आपने वो पैसा बिजनेस से निकाल लिया, वो आपने वापस निकाल लिया। इसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। समझना है बहुत जरूरी। ड्राइंग्स का मतलब क्या है? जो आपने पैसा बिजनेस में लगाया है उसे तो हम बोलते हैं कि आपने कैपिटल लगाई है। बट अगर हम बिजनेस से कुछ निकाल लेते हैं और वो भी पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं जी? ड्राइंग्स के नाम से जानते हैं। आइए जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। एनी टाइप ऑफ विड्रॉवल दैट इज इन कैश और इन काइंड। काइंड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप गुड्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं जी? गुड्स बनाते हैं। और मतलब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप शर्ट्स बनाते हैं, टी शर्ट्स बनाते हैं, जीन्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, और वो चीजें आपने मार्केट में नहीं बेची, आपने उसे पर्सनल यूज के लिए ले लिया। तो यहां पर आपने बिजनेस से पैसा नहीं निकाला, आपने गुड्स ही निकाल लिए। तो गुड्स भी आपकी ड्राइंग्स का पार्ट बन जाएंगे। जरूरी नहीं है सिर्फ पैसा वापस निकालने को पर्सनल यूज के लिए हम ड्राइंग्स बोलते हैं। जो सामान बिजनेस के लिए था आपने उसे बिजनेस के लिए नहीं रहने दिया, आपने उसे पर्सनल यूज के लिए ले लिया, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं जी? ड्राइंग्स के नाम से जानते हैं। तो यहां पर समझिए क्या लिखा है। एनी टाइप ऑफ विड्रॉवल दैट इज इन कैश और इन काइंड बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग। बात समझ में आई? एग्जाम्पल रीड करिए। स्कूल फीस फॉर द ओनर्स सन
पेड फ्रॉम बिजनेस अकाउंट। बात समझ में आ गई, यही एग्जांपल आपको दिया है। नेक्स्ट, गुड्स यूज्ड फॉर हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट। आप जो भी सामान बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टीवी बना रहे हैं, आप एसी बना रहे हैं, और वो आप अपने घर में ले जाते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इसे भी हम किस नाम से जानेंगे? आपने उसकी ड्राइंग की है, आपने उसका विड्रॉवल किया है, बिजनेस से बाहर निकाला है। बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, लायबिलिटीज क्या होती हैं? बच्चों ये जो क्लास है आज की, ये क्यों जरूरी है, ये टर्म्स मैं आपको क्यों क्लियर कर रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्हें इन टर्म्स के बारे में नहीं पता है। वो कैसे आंसर को प्रेजेंट करेंगे? हमें लर्निंग नहीं करनी है, हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है। अगर हम समझ जाएंगे तो कोई भी आंसर लिख सकते हैं, बट अगर समझेंगे नहीं तो सिर्फ उतना ही लिख पाएंगे जितना हमने लर्न किया है या जितना हमने रीड किया है। तो यहां पर आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप किया जा रहा है। फाउंडेशन शुड बी स्ट्रांग रादर देन द बिल्डिंग। तो यहां पर आपकी फाउंडेशन पे वर्क किया जा रहा है। तो समझिए जरा, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब है जो आपने मार्केट में देना है। मार्केट का मतलब यहां पर बच्चों लायबिलिटी भी दो तरीके की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अभी करेंगे आगे, नेक्स्ट स्लाइड में जाकर के मैं आपको समझाऊंगा। मतलब अगर आपने उधार पे सामान लिया है, उधार सभी बच्चे जानते हैं। उधार का मतलब क्या है? जो आपने पेमेंट नहीं की बट आप सामान लेकर आ गए हैं, आप उसकी पेमेंट आज नहीं तो कल करेंगे, तो मतलब आपने अपनी बुक्स में उसे लायबिलिटी बुक कर लिया है। या फिर आप बैंक से लोन लेकर आए हैं और लोन की आप पेमेंट करेंगे आज नहीं तो कल, तो वो भी आपके लिए क्या है जी? लायबिलिटी। जो आपने देना है वो आपके लिए क्या है जी? लायबिलिटी। आइए जरा, लायबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? ये आपकी ड्यूटी है। और डेट्स और लोन्स अ बिजनेस इज ऑब्लाइज्ड टू पे इन फ्यूचर। अगर किसी ने आपको उधार दिया है या किसी ने आपको कर्जा दिया है, किसी ने आपको लोन दिया है, तो ये आपकी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है उस पैसे को वापस लौटाने की। बात समझ में आ रही है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। जैसे कि एग्जाम्पल में पढ़िए, आपने बैंक से लोन लिया तो ये भी आपकी क्या है जी? लायबिलिटी। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? अभी आगे भी आएगा बट आपको बता देता हूं। अगर मैंने किसी से सामान खरीदा है, मैं रॉ मटेरियल कच्चा सामान किसी से लाया हूं और वो उधार पर लाया हूं। उधार पर लाया हूं मतलब मैंने उसकी पेमेंट अभी नहीं की है, मैंने उसे वादा किया है मैं आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन में इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो क्रेडिटर कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ जिसे अभी हमने पेमेंट करनी है बट हम सामान लेकर आ चुके हैं। बात समझ में आ रही है? तो पढ़िए प्लीज। क्रेडिटर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है बच्चों उधार। उधार पर जो आप सामान लेकर आए हैं उसके बदले जो आपने पेमेंट करनी है, जिसे आपने पेमेंट करनी है, वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस नाम से जाना जाएगा? क्रेडिटर के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट, सैलरी पेबल टू स्टाफ। मान लीजिए आप अपने स्टाफ को सैलरी सेम मंथ में पे नहीं करते हैं। सेम मंथ में पे नहीं करते हैं मतलब अप्रैल मंथ की सैलरी आपने उन्हें मई में पे की या जून में पे की, मतलब ड्यू हो चुकी है अप्रैल मंथ में बट आपने उसकी पेमेंट नहीं की है, तो आप सोच लीजिए आपकी बुक्स में सैलरी एक लायबिलिटी बन चुकी है। ये एक एक्सपेंस है जो कि आपके लिए लायबिलिटी बन चुका है, जिसे आप किस नाम से नोट करेंगे? सैलरी पेबल के नाम से नोट करेंगे। इसीलिए यहां पर वर्ड मैंने क्या यूज किया है? सैलरी पेबल। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? इसे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से भी जानते हैं। क्या लिखा मैंने बच्चों? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड। क्या लिखा मैंने? ड्यू बट नॉट पेड। ये ड्यू हो चुका है, आपको देना चाहिए था बट आपने नहीं दिया है,
इसीलिए ये आपकी बुक्स में क्या बन चुकी है जी, लायबिलिटी बन चुकी है, आपकी देनदारी बन चुकी है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी में बच्चों क्या कहना चाहते हैं, लायबिलिटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन विद बिजनेस या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रीपेमेंट। मैंने फर्स्ट क्या बोला है जी, रिलेशन विद बिजनेस, जिसे हमने पैसा देना है उसका बिजनेस के साथ क्या रिलेशन है। बात समझ में आई। तो यहां पर होते हैं दो टाइप्स की लायबिलिटी, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। अब ये इंटरनल लायबिलिटी क्या है जी, अगर मैंने, अब आपको समझ में आएगा, अभी मैंने पीछे आपको बताया था, अगर किसी इन्वेस्टर ने किसी भी बिजनेस में किसी भी फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट की है तो वो कैपिटल फर्म के लिए, बिजनेस के लिए लायबिलिटी हुई या नहीं हुई, बिल्कुल होगी, क्योंकि वो पैसा बिजनेस को, फर्म को, उस इन्वेस्टर को वापस लौटाना है, आज नहीं तो कल। बात समझ में आई। या फिर अपने एम्प्लॉइज को सैलरी आप टाइम पे नहीं कर रहे हैं, जो कि आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। यहां पर मैंने क्या लिखा है बच्चों, इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल का मतलब क्या है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल, और जो बाहर के हैं उसे हम क्या बोलेंगे जी, एक्सटर्नल। तो इंटरनल लायबिलिटी का एग्जांपल क्या हो गया आप लोगों के लिए, यहां पर लिख लीजिए, आइए जरा। इंटरनल लायबिलिटी का एग्जांपल क्या हो गया आपका, कैपिटल, या फिर अभी जो हमने क्या लिखा था जी, सैलरी पेबल। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब क्या है, वो उधार जो हमें बाहर वालों को देना है। या फिर सुन लीजिए, अगर आप गवर्नमेंट को टैक्सेस टाइमली पे नहीं करेंगे तो टैक्स भी बुक्स में पेबल आ जाएगा, वो भी आपके लिए क्या बन जाएगा जी, लायबिलिटी। बट गवर्नमेंट आपके बिजनेस के अंदर की पार्टी नहीं है, वो आउटसाइडर है, वो एक्सटर्नल है। इसीलिए गवर्नमेंट को अगर हम टाइमली टैक्स पे नहीं करेंगे वो भी हमारे लिए लायबिलिटी है, बट वो कौन सी लायबिलिटी है, एक्सटर्नल। हमने बैंक से लोन लिया है, ये भी हमने जो हमें पेमेंट करनी है ये बाहर किसी को करनी है, और बिजनेस से बाहर वालों को अगर हमने कुछ चुकाना है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो यहां पर आप एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, टैक्सेस पेबल। बच्चों पेबल वर्ड समझ में आ रहा है, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर हमने कोई एक्सपेंस पे कर दिया, मतलब कि अमाउंट दे दिया, उसे हम बोलते हैं पेड। और जिसकी पेमेंट अभी बकाया है, जो अभी हमें देना है, उसे हम किस नाम से जानते हैं जी, पेबल। टैक्सेस पेबल, या फिर आप बोल सकते हैं लोन्स, या फिर आप बोल सकते हैं बोरोविंग्स, जो भी आप बाजार से पैसा लाए। बात समझ में आई। तो अभी तक हमने एक पोर्शन कवर किया है टाइप्स ऑफ लायबिलिटी का, कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन विद बिजनेस, बिजनेस के साथ जिनके रिलेशंस हैं, जो कि इंटरनल पार्टीज भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल पार्टीज भी हो सकती हैं। आइए जरा अब समझते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रीपेमेंट। रीपेमेंट का मतलब क्या है और ड्यूरेशन का मतलब क्या है। जो पैसा हमें एक साल के अंदर अंदर चुकाना है, जो हमें जल्दी से जल्दी लौटाना है, वो हमारे लिए है करंट। करंट समझते हैं ना, जो कि जल्दी करना है, तो वो हमारे लिए कौन सी लायबिलिटी बन चुकी है जी, करंट लायबिलिटी। और जो पैसा जिसके लिए हमें टाइम ड्यूरेशन ज्यादा दी गई है, एक साल से ज्यादा भी आप लेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम होम लोन लेते हैं तो हमें 10, 15, 20 सालों के लिए बेनिफिट मिलता है कि आप 10 सालों में लोन चुका सकते हैं, 20 सालों में लोन चुका सकते हैं। या हमने कोई मशीनरी का लोन लिया है, 5 सालों में आपने चुकाना है। आपने कोई बिजनेस के लिए कार परचेज की है, उसे आपने बैंक से फाइनेंस कराया है, तो वो जो लोन है ये सारे आपके कौन सी लायबिलिटी हैं जी, नॉन करंट लायबिलिटी हैं।
आपने मार्केट से जो उधार लिया है, जो बोरोविंग्स ली हैं, जो कि बैंक से लोन लिया है, ये आपके लिए क्या हो चुका है जी, नॉन करंट लायबिलिटी। बट जो आपने उधार पर सामान लिया था, क्या उसको आप बोलेंगे कि मैं आपको पेमेंट 1 साल के बाद करूंगा? बच्चों आज के प्रेजेंट सिनारियो में अगर मैं आपको लेटेस्ट बात बताऊं जो मार्केट में चल रही है एमएसएमई में, वहां पर गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको 45 डेज के अंदर, क्या बोला मैंने, 45 डेज के अंदर पेमेंट करनी है, नहीं तो आप उस एक्सपेंस को बिजनेस में एक्सपेंस बुक नहीं कर सकते। ये मैंने क्या बोला है इसे मैं समझा देता हूं, समझिए बच्चों। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, जो कि हम आगे आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, आप सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं। प्रॉफिट निकलता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, मतलब कि सेल्स माइनस कॉस्ट, तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, प्रॉफिट। अब सोचिए अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हमें उस प्रॉफिट पे टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो एक बिजनेसमैन क्या चाहेगा कि बुक्स में तो हम दिखाएं ज्यादा से ज्यादा खर्चे ताकि प्रॉफिट आ जाए कम, हमारी टैक्स लायबिलिटी हो जाए रिड्यूस। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या चाहेगी, हम उन्हीं एक्सपेंसेस को, उन्हीं कॉस्ट को माइनस करने देंगे जो कि बिजनेस रिलेटेड होंगी और जो कि सही होंगी। तो यहां पर मैंने क्या बताया, अगर आप उधार वालों को पेमेंट 45 डेज में नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट इसे एक्सपेंस ही नहीं मानेगी, खर्चा ही नहीं मानेगी, और अगर खर्चा नहीं मानेगी तो आपके रेवेन्यू पार्ट से उसे लेस भी नहीं करने देगी। तो आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा निकल कर आएगा, और जब प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलेगा। तो सोचिए जरा अकाउंट्स को कैसे हम लिंक कर रहे हैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। अब आप क्लास 11th के बच्चे नहीं है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ टर्म्स के बारे में समझना है, आपने इन्हें टर्म्स को रिलेट भी करना है रियल मार्केट के साथ। बात समझ में आ रही है? सिर्फ इसे यह मत समझना कि क्लास 11th के टॉपिक्स यहां पर चल रहे हैं, इन्हें हम रिलेट कर रहे हैं विद मार्केट सिनेरियो। बात समझ में आई? तो हमने टाइप्स ऑफ लायबिलिटी को कवर किया है। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी सेकंड जो हमने डिस्कस की है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रीपेमेंट, जो हमें जल्दी चुकाना है उधार वो हमारे लिए करंट है, और जिन्हें हम 1 साल के बाद भी चुका सकते हैं वो हमारे लिए नॉन करंट लायबिलिटी है। आगे चलते हैं जी। एसेट क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट वर्ड का मतलब क्या होता है? एसेट वर्ड का मतलब होता है जो भी आपने अपने बिजनेस में क्रिएट किया है, जिसका बेनिफिट आप लेने वाले हैं। एसेट को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। बट अभी पहले यह समझिए कि एसेट वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों। एसेट वर्ड का मतलब होता है रिसोर्सेज ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज which have some economic value and measurable in terms of money। अब सोचिए जरा, यहां पर मैं करंट और नॉन करंट दोनों लेकर चलूंगा। अगर मैं बिजनेस में मशीनरी परचेस करके लाया, समझना जरा, बिजनेस में मशीनरी परचेस करके लाया तो मशीनरी मुझे बेनिफिट देगी। वो मेरे लिए क्या है जी? रिसोर्स है जो मैंने ओन किया है, विच हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू एंड मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मुझे बेनिफिट देगी आने वाले कल में, वो मेरे लिए एसेट है। अगर वो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगी तो वो नॉन करंट एसेट है, और अगर विद इन 1 ईयर मैं उसे रियलाइज कर लूंगा इन टर्म्स ऑफ मनी तो वो मेरे लिए करंट एसेट है। समझना जरा क्या कह रहे हैं। अब एग्जांपल दे रहा हूं, आप सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, मुझे बताएंगे। अगर मैंने बिजनेस में फर्नीचर परचेस किया है, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं बिजनेस में फर्नीचर लेकर आया हूं, तो फर्नीचर मेरे लिए करंट एसेट है या फिर नॉन करंट एसेट है? आप सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, आंसर कर सकते हैं। बच्चों बिजनेस का बेनिफिट जो यहां पर मैं एसेट ले रहा हूं, वो एसेट मेरा है फर्नीचर।
क्या मेरा काम फर्नीचर बेचने का है? आंसर इज नो। तो मेरे लिए जो मैंने फर्नीचर परचेस किया है ये नॉन करंट एसेट है, ये मुझे बेनिफिट देगा जब तक ये चलेगा, 5 साल 10 साल जितना भी इसकी लाइफ है, जितना भी मैं इसे यूज कर सकता हूं मैं इसे चलाऊंगा। बट अगर मान लीजिए मैं अपने बिजनेस में ये मार्कर लेकर आया, इस मार्कर की लाइफ लिमिटेड है, इसे मैं यूज कर रहा हूं और ये यूज करते करते खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? यूज करते करते खत्म हो जाएगा। तो ये मेरे लिए क्या हो चुका है? ये मेरा स्टॉक है। ये मेरा क्या है जी? ये मेरा स्टॉक है जिसे मैं यूज कर रहा हूं और यूज करते करते ये खत्म हो जाएगा सर्विस प्रोवाइड करने में। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे ही एक बिजनेसमैन जो कि गुड्स में डील करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं कल्याण ज्वेलर्स की बात करता हूं, तो वो जो ज्वेलरी परचेस करके लाता है, वो जो ज्वेलरी परचेस करके ला रहा है, उसके लिए वो जो ज्वेलरी है क्या वो स्टॉक है? स्टॉक का मतलब होता है रेडी टू सेल आइटम, रेडी टू सेल। सोचिए जरा, कल्याण ज्वेलर्स वाला जो ज्वेलरी लेकर आया है, क्या उससे वो अपनी बुक्स में करंट एसेट बुक करेगा या नॉन करंट एसेट बुक करेगा? वो उसके लिए रेडी टू सेल आइटम है, वो तो चाहेगा सुबह लाऊं और शाम को बेच दूं। और सोचिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अगर अपने घर में ज्वेलरी परचेस करके लाता हूं तो मेरे लिए वो ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट है। मैं उसे इस पर्पस से नहीं लाया हूं कि अगर 4 दिन में प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं उसे बेच दूंगा। मैं उसे लाया हूं एज इन्वेस्टमेंट या फिर घर में किसी के पहनने के लिए। तो वहां पर हमने की है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए क्या हो चुकी है? जो मुझे 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगी, तो वो मेरे लिए है नॉन करंट एसेट। बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर। आइए जरा रीड कर लेते हैं। एसेट्स आर दोज रिसोर्सेज ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज विच हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू एंड मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। एग्जाम्पल में क्या है जी? फर्नीचर। अब आप डिवाइड कर सकते हैं इसे। फर्नीचर क्या हो गया? मेरे जैसे बिजनेस वाले के लिए या फिर कोई दुकानदार के लिए। दुकानदार मतलब जो कि राशन का सामान दे रहा है या कपड़े का सामान दे रहा है या शूज बेच रहा है, जिसका काम फर्नीचर बेचने का नहीं है। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था बच्चों, अगर आप बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब कि आपका बिजनेस जिस चीज का है उसमें आप डील कर रहे हैं, तो वो आपके लिए स्टॉक बनता है। और जो आप एसेट जनरेट कर रहे हैं, जो आपको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देंगे, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनता है। तो मुझे बताइए यहां पर स्टॉक ऑफ गुड्स है तो मेरे एसेट, बट वो कौन से एसेट्स है जी? करंट एसेट्स। बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग मेरे लिए 2-3 महीने 4 महीने बेनिफिट देगी? बिल्डिंग मुझे 20 साल 50 साल का बेनिफिट देगी, तो बिल्डिंग मेरे लिए क्या है जी? नॉन करंट एसेट। बैंक में मैंने डिपॉजिट कराया है बच्चों, ये टर्म पर डिपेंड करता है, शॉर्ट टर्म के लिए कराया है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कराया है। ये करंट भी हो सकता है, नॉन करंट भी हो सकता है। रिसीवेबल्स का मतलब क्या है? जिनसे मुझे पैसा लेना है। अब सोचिए, जब मैं उधार पर सामान लाया था, जिसे मुझे पैसा लौटाना था, वो मेरी बुक्स में थे क्रेडिटर्स। ये तो एक सिनेरियो हो गया जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए जरा, मैंने जिसे सामान बेचा है, मैंने जिसे सामान बेचा है, मुझे उससे पैसा लेना है। जिससे मुझे पैसा लेना है वो मेरी बुक्स में रिसीवेबल्स हैं, मतलब कि मेरी बुक्स में वो डेटर्स हैं। अभी आएगा आगे डेटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, बट मैं आपको पहले ही समझा रहा हूं। जिसे मुझे पैसा लौटाना है वो मेरी बुक्स में क्रेडिटर हैं, और जिसने मुझे पैसा लौटाना है वो मेरी बुक्स में डेटर्स हैं। मतलब जिन्हें मैंने देना है वो मेरे क्रेडिटर, और जिनसे मैंने लेना है वो मेरे बुक्स में डेटर्स। क्रेडिटर जो हैं वो लायबिलिटी हैं, और जो डेटर्स हैं वो एसेट हैं। बात समझ में आ रही है? जिनसे लेना है वो मेरे बुक्स में क्या है जी? एसेट। आइए जरा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें मैंने अभी डिस्कस की हैं आपके साथ। आइए जरा एक एक करके दोबारा से करते हैं। टाइप्स ऑफ एसेट्स। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। जिन एसेट्स को आप फिजिकली महसूस कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। आइए जरा देखते हैं इनमें कौन कौन से हैं जी?
नंबर वन इज टेंजिबल एंड सेकेंड वन इज इनटेंजिबल। बच्चों टेंजिबल और इनटेंजिबल में क्या फर्क है? टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जिन्हें आप छू सकते हैं, बात समझ में आ रही है। बट इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जिन्हें आप छू नहीं सकते, जिन्हें आप फील कर सकते हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो ये आपके बिजनेस की गुडविल हो चुकी है, पेटेंट हो चुका है, वो फॉर्मूला है जो आपने अपने नाम पे पेटेंट करा लिया, रजिस्टर करा लिया। अगर किसी ने पेटेंट को यूज करना है तो आपको पैसा देना होगा। और क्या हो सकता है? कॉपीराइट हो गया, एटसेट्रा। ट्रेडमार्क भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जिन्हें हम छू सकते हैं वो हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। जैसे कि आप फर्नीचर लेकर आए, आपने बिल्डिंग परचेज की, ये सब क्या है जी? आपके टेंजिबल एसेट्स। बात समझ में आई? अब आते हैं इस तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, सेम ड्यूरेशन के बेसिस पे हमने लायबिलिटीज को भी बांटा है और ड्यूरेशन के बेसिस पे हम एसेट्स को भी बांटेंगे। आइए जरा, ड्यूरेशन के बेसिस पे जब हम एसेट को बांटेंगे तो यहां पर भी क्या लिखा है? करंट एसेट, और दूसरा क्या है जी? नॉन करंट एसेट। अब आपको समझ में आ रहा है, करंट एसेट वो एसेट है जिसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूं इन कैश विद इन 1 ईयर। बात समझ में आ रही है? विद इन 1 ईयर। अब मान लीजिए मैं स्टॉक लेकर आया हूं, अब मैंने स्टॉक जो है मेरा, वो स्टॉक को मैं होल्ड करके रखूंगा क्या मोर देन 1 ईयर? मैं तो चाहूंगा जितनी जल्दी बिक जाए, मेरी ऑपरेटिंग साइकिल जितनी छोटी रहेगी वो मेरे लिए बेटर माना जाएगा। तो करंट एसेट के एग्जांपल में क्या क्या आ सकता है? आपके घर में रखा, बिजनेस में रखा आपका बिजनेस रिलेटेड कैश, आपके बिजनेस के बैंक के अकाउंट में बैंक बैलेंस, ये हमारे लिए क्या है जी? करंट एसेट्स। आपने जिनसे सामान लेना है, जिसे मैं डेटर्स के नाम से जानता हूं, ये भी आपके लिए क्या हो चुके हैं? करंट एसेट्स। और जो आपका स्टॉक है, जो रेडी टू सेल आइटम है, वो भी आपके लिए क्या है जी? करंट एसेट्स। बात समझ में आई? तो मुझे बताना, कल्याण ज्वेलर्स वाले के लिए, कल्याण ज्वेलर्स वाले के लिए जो ज्वेलरी है करंट है या नॉन करंट है? उसके लिए वो स्टॉक है, और स्टॉक हमारे लिए क्या होता है जी? करंट एसेट। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। नॉन करंट एसेट क्या होता है? नॉन करंट एसेट जो आपको 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देने वाला है। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएंगे जो मैंने अभी आपको लिखकर बताया था? नॉन करंट एसेट्स में आपके पास फर्नीचर है, आपकी बिल्डिंग है, आपने कोई लैंड परचेज किया है, और क्या आ सकता है जी नॉन करंट एसेट में? आपके पास आ सकता है जी प्लांट एंड मशीनरी, एटसेट्रा। तो ये हमारे क्या हो चुके हैं जी? नॉन करंट एसेट। जिन्हें हम ओन करते हैं वो हमारे एसेट है। ओन का मतलब जिनके हम मालिक हैं, जिन्हें हमने खरीद लिया है वो हमारे एसेट हैं। और जो हमें मार्केट को पैसा या अपने बिजनेस में किसी को भी पैसा लौटाना है वो हमारी लायबिलिटी है। एज सिंपल एज दिस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइए जरा, सब चीजें जो अभी मैंने आपको लिखकर बताई थी वो यहां पर लिखी है। नॉन करंट एसेट क्या होता है बच्चों? इट includes the asset that remains for a period longer than a year। वो एसेट जो 1 साल से ज्यादा आपके पास रहने वाले हैं और आपको बेनिफिट देने वाले हैं, वो आपके लिए क्या है जी? नॉन करंट एसेट। एंड हैव रिपीटेड यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब सोचिए बच्चों, जिस बोर्ड पर मैं आप लोगों को यहां पढ़ा रहा हूं, क्या ये बोर्ड, मार्कर की तो एक लाइफ है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना चल के खत्म हो जाएगा, बट ये बोर्ड मुझे 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है इन बोर्ड, ये हमारे लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे लिए नॉन करंट एसेट है जिसे हम रिपीटेडली यूज करेंगे और यहां से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और कंसीडरेशन लेकर आएंगे। तो इसीलिए यहां पर क्या लिखा है? इट इंक्लूड्स द एसेट्स दैट रिमेन्स फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन अ ईयर एंड हैव रिपीटेड, जिसे हम बार बार यूज करेंगे या तो गुड्स की प्रोडक्शन में या फिर सर्विस प्रोवाइड करने में।
बात समझ में आती है? ये कैमरा है जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी हमें 1 साल से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, तो ये भी हमारे लिए क्या हो चुका है जी? नॉन करंट एसेट। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है, बिल्डिंग हो चुकी है, फर्नीचर हो चुका है, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपने बैंक में 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट करा दी है, एफडी करवा दी है, तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी लॉन्ग टर्म है, तो ये आपके लिए नॉन करंट एसेट का पार्ट बनेगा। बच्चों पहले हम इन्हें फिक्स्ड एसेट्स के नाम से जानते थे, बट अब लॉ में चेंज हो चुका है, अकाउंटिंग टर्म्स में चेंज आ चुका है। पहले हम करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते थे, अब हम करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। अब हम एसेट्स को भी करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। पहले हम एसेट्स को भी करंट एसेट्स और दूसरे होते थे फिक्स्ड एसेट्स, बट अब फिक्स्ड एसेट्स का नाम क्या हो चुका है? नॉन करंट एसेट्स। ऐसे ही लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का भी नाम क्या हो चुका है? नॉन करंट लायबिलिटी। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। करंट एसेट्स क्या होते हैं? सभी चीजें आपको पहले डिस्कस मैं कर चुका हूं आप लोगों के साथ, अब वो लिखी हुई हैं, ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये बच्चों 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एज इट इज आप प्रेजेंट करेंगे विद एग्जांपल, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं है कि यहां पर हम आउटसाइड द सिलेबस बातें कर रहे हैं, ये सभी आपके एग्जाम से रिलेटेड बातें हम कर रहे हैं। ये टर्म्स जब तक क्लियर नहीं होंगी ना, तब तक हमें मजा नहीं आएगा आगे बढ़ने का। हम टर्म्स को क्लियर करेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्लियर करेंगे, गोल्डन रूल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों गोल्डन रूल्स तब तक डिस्कस नहीं कर सकता जब तक ये बेसिक टर्म्स हमारे साथ क्लियर नहीं होंगी। तो यहां पर आपके साथ हर चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होगा। आइए जरा रीड करते हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स द एसेट्स दैट आर यूजुअली held for a period not longer than 1 year। बात समझ में आई? not longer than 1 year, जिसे हम 1 साल से ज्यादा यूज नहीं करने वाले हैं, वो हमारे लिए कौन से हैं जी? करंट एसेट्स। एंड हैव वन टाइम यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वन टाइम यूज है इसका, इसे रिपीटेडली आप यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई सामान बना रहे हैं, कोई गुड्स बना रहे हैं, उसमें जो रॉ मटेरियल लग गया वो रॉ मटेरियल दोबारा नहीं लग सकता किसी और गुड्स की प्रोडक्शन में, इसीलिए हम बोलते हैं कि इन्हें हम बोल रहे हैं करंट एसेट्स। बट जिस मशीन के थ्रू हमने ये सामान बनाया है, क्या वो मशीन हमने बेच दी है? आंसर इज नो। हमने उस फिक्स्ड एसेट को, जिसे आप नॉन करंट एसेट बोल रहे हैं, उसे नहीं बेच रहे हैं। हम सिर्फ वही बेच रहे हैं जो हमारे लिए स्टॉक है, जो हमारे लिए गुड्स हैं, जिसका हमारा बिजनेस है, मतलब जो हमारे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, हमारे बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही हमने रिकॉर्ड करनी है। ये ना हो कि आप अपने घर के लिए स्कूटर लेकर आए, गाड़ी लेकर आए और उसे बिजनेस में नोट कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसी गलतियां करते हैं, बट उसके लिए डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, चाहे हमारे डायरेक्ट टैक्स लॉज हों या हमारे इनडायरेक्ट टैक्स लॉज हों, कहीं पर भी गवर्नमेंट आपको छोड़ने वाली नहीं है। आप पर्सनल कोई भी खर्चा बिजनेस में बुक नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट अलग एक्शन लेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग एक्शन लेगा। दोनों डिपार्टमेंट्स आपके लिए खड़े हैं। एक ने बोला है कि ये चीजें ब्लॉक्ड हैं, ये बिजनेस में नहीं आनी चाहिए, और दूसरे ने बोला है इनकम टैक्स में कि ये चीजें डिसअलाउड हैं। दोनों जगह पर टर्म्स क्या रखी हैं? इनडायरेक्ट टैक्स वालों ने बोला है ये ब्लॉक्ड हैं और इनकम टैक्स वालों ने बोला है ये डिसअलाउड है, मतलब कि आप बिजनेस में लेकर नहीं आ सकते। बात समझ में आई? आइए जरा रीड करते हैं। इट इंक्लूड्स द एसेट्स दैट आर यूजुअली हेल्ड फॉर अ पीरियड not longer than 1 year and have one time use in production of goods or services. Such assets are acquired for the purpose, हम क्यों लेकर आए हैं उन assets को? For the purpose of resale or to convert into cash in a near future. अगर बच्चों अगर हम बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक हमें कन्वर्ट करना है इनटू कैश विद इन 1 ईयर, ताकि हमारा बिजनेस चल सके। सामान को ला करके अगर सारा का सारा इन्वेस्ट कर देंगे तो आप रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ फर्दर सप्लाई देनी होगी, कुछ ना कुछ आपको सेल करनी होगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहां पर बोर्ड लगा दिया, कैमरा लगा दिया, लाइट्स लगा दी, रूम बना लिया, एसी लगा लिया, इन्वेस्टमेंट कर देने से क्या रिटर्न आएगी? आंसर इज नो। उसके लिए हमें यहां पर सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। अगर हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे मतलब कि हम सप्लाई ऑफ सर्विस करेंगे, तभी हमें बदले में कुछ मिलेगा और हम इन कॉस्ट को रिकवर कर पाएंगे। पहले ब्रेक इवन आएगा, फिर उसे हम प्रॉफिट में लेकर जाएंगे। बात समझ में आती है? ये आपके सामने एग्जाम्पल रखा है। मैंने बताया था डेटर्स जिनसे हमें पैसा लेना है, स्टॉक जिसे हम फर्दर बेच देंगे, कैश इन हैंड ये हमारा पहले से ही मैं बता चुका हूं, बैंक बैलेंस आपका, ये भी आपका करंट एसेट है। आगे चलते हैं। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। टेंजिबल वो होते हैं जिन्हें आप छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। क्या है जी? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। These are the asset that has a real or physical existence and can be seen and touched. जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो कौन से एसेट्स हैं जी? आपके टेंजिबल एसेट्स। आइए जरा एग्जांपल कौन कौन से हैं? मशीनरी है, लैंड है, मोटर व्हीकल है, स्टॉक है, फर्नीचर एटसेट्रा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आप समझ गए होंगे नेक्स्ट क्या आने वाला है जी? इंटैंजिबल एसेट। क्या होते हैं ये इंटैंजिबल एसेट? द एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट देयर एग्जिस्टेंस कैन बी फील और रियलाइज्ड थ्रू द कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस। बच्चों एक बात बताइए, आज के टाइम में आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। ये जो ब्रांड है, जो उसने अपनी गुडविल बनाई है, बच्चों गुडविल भी दो तरीके की होती है, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। गुडविल भी अगर हम बात करें तो एक होती है सेल्फ जनरेटेड और एक होती है गुडविल परचेज्ड। आप पैसा देकर भी किसी का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैकडी ने अच्छा खासा, मैकडॉनल्ड्स ने अपना एक ब्रांड बनाया है, उस ब्रांड की अगर मैं फ्रेंचाइजी ले लेता हूं तो मुझे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने हैं। जहां मेरी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, लोग आएंगे और मुझसे सामान खुद से लेकर जाएंगे। मतलब ये जो गुडविल है मैंने खुद से तो नहीं बनाई, बट मैंने इसे मार्केट से परचेज किया है। बच्चों गुडविल को आप देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? गुडविल को आप टच नहीं कर सकते, बट उसका बेनिफिट बिजनेस में ले सकते हैं, उसे आप रियलाइज कर सकते हैं इन कैश। बात समझ में आई? और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? जो ओवर द पीरियड आप अपना नाम बना रहे हैं, जिसके पीछे आप फुली पैशन से डेडिकेटेड हैं, उसमें समय लगेगा बट वो आपकी सेल्फ जनरेटेड होगी। फिर आप एक बार जब ब्रांड बन जाएंगे तो आप भी मार्केट में अपनी फ्रेंचाइजी लॉन्च कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत सारे बिजनेसेस कर रहे हैं। एक बारी अगर आपने लोगों के लिए, अगर खाने पीने की इंडस्ट्री की बात करूं, आपने अगर अपनी एग्जिस्टेंस बना ली है और आपने टेस्ट प्रोवाइड कर दिया है और आपका एक ब्रांड बनने जा रहा है, तो लोग आपसे फ्रेंचाइजी लेने खुद आएंगे कि आपके नाम की दुकान हम अपने एरिया में भी खोलना चाहते हैं, ताकि जो मेहनत आपने की है उसे ना करनी पड़े, वो उस नाम से उस सामान को बेच सके। तो इस मेहनत के लिए अब आपको पैसा मिलने वाला है, तो आप गुडविल या तो पैसा देकर लाएंगे या फिर ओवर द पीरियड मेहनत, टाइम और डेडिकेशन से खुद बिल्ड करेंगे। आगे चलते हैं एग्जाम्पल में। ट्रेडमार्क होते हैं, मैंने अपना नाम ट्रेडमार्क करा लिया है, अब इसे फर्दर कोई और यूज नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं। पेटेंट, मैंने कोई फॉर्मूला बनाया है, कोई भी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है, उसे मैंने पेटेंट करा लिया है, तो उसे भी मेरी परमिशन के बिना कोई यूज नहीं कर सकता, और मैं परमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देने वाला हूं, बदले में कुछ चार्ज करने वाला हूं, जिसे हम बोलते हैं रॉयल्टी। ऐसे ही कॉपीराइट की बात करें तो जो ऑथर्स होते हैं, जिन्होंने म्यूजिक बनाया है, बुक्स बनाई है या कोई फिल्म बनाई है, उनका कॉपीराइट बना लेते हैं ताकि फर्दर उनकी परमिशन के बिना कोई इसे यूज ना कर सके। ये हमारे लिए कौन से एसेट्स है जी? इनटैंजिबल एसेट्स। आगे चलते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है? बच्चों एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। जो भी हम अपने बिजनेस में करने वाले हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे बिजनेस रिलेटेड,
क्योंकि पहली स्लाइड में ही मैंने आपको बताया है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब समझना जरा, एक्सपेंडिचर वर्ड का मतलब क्या है? जो हमने बिजनेस में खर्चा किया। अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का होगा, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। तो यहां पर समझते हैं क्या लिखा है, द मनी स्पेंट। देखिए जरूर, देखिए बच्चों, द मनी स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड। या तो जो मैं सामान लेकर आया हूं उसकी पेमेंट कर दी, या पेमेंट अभी नहीं की है उधार पर लाया हूं। दोनों ही केस में मैंने खर्चा तो कर लिया है, ड्यू बट नॉट पेड। लाइबिलिटी भी मेरे लिए क्या है जी, एक्सपेंस है। अगर मैं सैलरी पे नहीं कर रहा हूं तो सैलरी को किस नाम से नोट करूंगा जी, सैलरी पेबल। सैलरी पेबल भी मेरे लिए क्या है जी, सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है और मैंने इसे पे नहीं किया है तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी भी बन चुकी है। तो यहां पर क्या लिखा है जी, द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड इन परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रोडक्शन और सेल इन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी एसेट। एग्जाम्पल पढ़िए प्लीज। पेमेंट वेजेस, अगर हम वेजेस पे कर रहे हैं ये हमारा खर्चा है। टेलीफोन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं ये हमारा खर्चा है। परचेज कर रहे हैं मशीनरी, ये भी हमारा खर्चा है। और अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो मैंने यहां पर लिख दिया है सैलरी पेबल। ये हमारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है जिसे मुझे आज नहीं बट थोड़े दिनों बाद पे करना है। नेक्स्ट स्लाइड। एक्सपेंडिचर समझ में आ गया, खर्चा। अब खर्चा भी दो तरीके का है बच्चों, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आइए जरा समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। वो खर्चा जो मुझे एक साल से ज्यादा बेनिफिट देगा वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और वो खर्चा जो मुझे बार बार करना है। बच्चों मुझे बताइए, मशीनरी बार बार खरीदते हो या एक बार खरीद के उसे 5-10 सालों के लिए यूज करते हो? आंसर इज इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट अगर मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं तो रॉ मटेरियल जो मैं परचेस कर रहा हूं दैट इज माय रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है वो खर्चा जो रेकरिंग नेचर का है, जो बार बार होने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी बिल बार बार पे करेंगे, बट अगर आपने एसी परचेस कर लिया तो वो आपको 5 साल 10 साल का बेनिफिट देगा। बात समझ में आ रही है? कार परचेस करना इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट कार में पेट्रोल बार बार डलवाना इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफरेंस आपको समझ में आ गया है? ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर that are incurred for getting long term benefit। इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर क्या है जी, जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है, और इन एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट। बच्चों मैंने आपको बताया था अभी पिछली स्लाइड में ही, फिक्स्ड एसेट्स में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसे आप नॉन करंट एसेट्स के नाम से जानते हैं आज की डेट में, वो हमें एक साल से ज्यादा बेनिफिट देते हैं। तो हमारे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर है जी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल देखिए, मनी स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी एटसेट्रा। आइए जरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो मैंने आपको बताया है, वो खर्चा जो बार बार होगा, जो कि रेकरिंग नेचर का है, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Expenditure year and return from which is expected within one financial year are expense और revenue expenditure। समझना जरा यहां पर क्या लिखा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो कि बार बार होने वाला है, जो कि रेकरिंग नेचर का है। जैसे कि अगर हम स्टॉक परचेस करके लाते हैं, स्टॉक से जो भी हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम बेच देते हैं विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, उसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं इन कैश। बच्चों अगर हम स्टॉक को ज्यादा ब्लॉक करेंगे तो हम अपनी वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक कर रहे हैं, जिसका हमें खामियाजा भुगतना होगा। वो पैसा हमने ब्लॉक कर दिया है, उस पैसे से हम कुछ और कमा सकते थे। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है कि हमारा जो स्टॉक है, जो मटेरियल है, वो भी ऑप्टिमम हमारे पास होना चाहिए। तो यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो खर्चा जो बार बार होने वाला है, या वो खर्चा जिसे हम विद इन 1 ईयर इन कैश कर लेंगे,
जो एम्प्लॉइज हमारे लिए वर्किंग कर रहे हैं वो हमारे को रेवेन्यू इनकम जनरेट करके दे रहे हैं, वो हमारे को इनकम जनरेट करके दे रहे हैं, तो उनको जो हम सैलरी पे कर रहे हैं वो भी बार बार हमें पे करनी है, वो हमारे लिए कौन सी है जी, रेकरिंग नेचर की है। जो हम बिजनेस में परचेज करते हैं और सेल करते हैं वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और जो इनकम जनरेट होती है वो रेवेन्यू इनकम होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर में कि अगर हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमने कार परचेज की है, कार हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट उसमें बार बार पेट्रोल डलवाएंगे तो वो हमारे लिए कौन सा है जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने एयर कंडीशन परचेज किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट उसका मंथली आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, वो आपके लिए कौन सा है जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, पेमेंट फॉर सैलरी, सैलरी आप बार बार पे करेंगे, मंथली बेसिस पर पे करेंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल भी जो हम परचेज करेंगे बच्चों, वो भी जो हम परचेज करते हैं ओवर द ईयर परचेज करते हैं। जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट अराइज होती है हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं। अब रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, यहां पे वो स्टॉक जिसे हम कन्वर्ट करेंगे इन फिनिश्ड गुड्स। मटेरियल की भी बच्चों 3 स्टेजेस होती हैं। ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मटेरियल की भी बच्चों 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले वो होता है हमारे लिए रॉ मटेरियल, कच्चा सामान, फिर हम इसे कन्वर्ट करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में, वो सामान अभी जो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो गुड्स जो अभी कंप्लीट नहीं बने हैं, और लास्ट स्टेज हमारे पास आता है फिनिश्ड गुड्स। बच्चों सोचो, अगर मैं ईयर एंड की बात करूं, ईयर एंड का मतलब क्या है जी, 31 मार्च की बात करूं, तो 31 मार्च पर मेरे पास तीनों चीजें हो सकती हैं। रॉ मटेरियल का भी स्टॉक हो सकता है, और वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ अधूरा सामान भी अभी जो कंप्लीट नहीं है उसका भी स्टॉक हो सकता है, और फिनिश गुड्स, जो सामान बन गया है बट अभी नहीं बिका है उसका भी स्टॉक हो जाता है। तो जो हम स्टॉक अपने पास मेंटेन कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं मटेरियल। और स्टॉक को जो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। मैंने क्या बोला है बच्चों, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई अगर पेन बनाया है और वो पेन मेरे लिए कॉस्ट करता है 20 रुपीज, बट मुझे पता है कि मैं इसे मार्केट में बेच पाऊंगा 30 रुपीज में, तो आज मैं इसे रिकॉर्ड किस वैल्यू पे करूंगा, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। 20 और 30 में लोअर क्या हो गया जी, 20 रुपीज। और अगर मान लीजिए मुझे पता है ये 20 रुपए में पेन बन गया है, बट मैं इसे 15 रुपए से ज्यादा, 15 रुपीज से ज्यादा मार्केट में नहीं बेच सकता हूं, तो मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। लोअर क्या आ जाएगा मेरे पास, 15 रुपीज। तो यहां पर लगता है प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है डू नॉट एंटीसिपेट फॉर फ्यूचर प्रॉफिट्स बट एंटीसिपेट फॉर फ्यूचर लॉसेस। आने वाले प्रॉफिट्स को हम आज रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, वही प्रिंसिपल लगता है यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। अब 20 वाली चीज 30 में बिक जाएगी, ये प्रॉफिट है जो आने वाले कल में होगा, इसे मैं आज रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता, तो स्टॉक में लिखा है इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। बट अगर 20 की चीज 15 में बिकेगी, इसका मतलब आने वाला नुकसान मैं आज रिकॉर्ड कर सकता हूं। यह प्रिंसिपल इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बिल्कुल फिट बैठता है, तो आपको यह समझ में आ गया है। आज की क्लास में हम बच्चों इतना ही करेंगे, बाकी टर्म्स हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गोल्डन रूल्स। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।